हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का BHU कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दिस इज़ मी हर्षता और आज के इस वीडियो में हम लोग जीके क्वेश्चन सीरीज़ के बायोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप लोगों के एग्ज़ाम्स बहुत पास हैं, तो आप लोग जमकर तैयारी कीजिए और रिवीजन कीजिए अच्छे से। ज़्यादा प्रेशर कुछ लेना नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, तो सब अच्छा ही होगा और आप सभी का सिलेक्शन होगा। और अगर भगवान ने चाहा तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मतलब हमारे मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है, शारीरिक तापमान, वो कितना होता है। देखिए, हम लोग जनरली बचपन में ये पढ़ते थे कि ये 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, ये सब टेम्परेचर को मापने के एक तरीका है। ठीक है, तो ये हो गया फ़ारेनहाइट में, लेकिन यहाँ ऑप्शन सेल्सियस में है। तो फ़ारेनहाइट को जब सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो उसका है क्या तरीका, मतलब अगर हम लोगों को है कि ये डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और +32 करते हैं, तो ये फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले पे हम लोग अगर बैठाएंगे, फ़ारेनहाइट के जगह पे हम लोग 98.6 वैल्यू बैठाएं और बाकी सबको कैलकुलेट करें, तो हम लोगों का सी का वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस या 36.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बता रही, बट ये जो अप्रॉक्स टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर जो होता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का, वो 36.9 या कहीं कहीं 37 डिग्री सेल्सियस भी दिया होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लांट्स इज इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इट्स ओन फूड। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो वो खुद का भोजन नहीं बना सकता है। ठीक है, अपना खाद्य जो उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो इसका जैसे अगर हम समझें कि कौन बनाता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि सारे प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो है वो फूड बनाते हैं, अपना फूड प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मशरूम है, मशरूम एक इसका टाइप देखें तो ये सैप्रोफाइट में आता है। इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, पराजीवी टाइप। ठीक है, ये सैप्रोफाइट्स होता है, जो कि क्या करता है, ये न्यूट्रिशन को कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, ये ऑब्टेन करता है। वो हम अगर अक्सर देखें मशरूम जो उसको छत्रक या छाती बोलते हैं हिंदी में, तो वो कहाँ पे होता है, पानी में भीगी हुई लकड़ियाँ जो सड़ी गली होती है, डेड डीके प्लांट्स होते हैं, उस पे ये होती है। तो वहीं से वो जो है उससे ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन जो है वो ले लेता है, तो वो उसी के अपना भोजन, वही उसका भोजन होता है, लेकिन वो टेक्निकली अपना कोई भोजन नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी क्लोरोफिल, जो कि प्लांट के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो नहीं होता है। ठीक है, तो मशरूम जो है वो एक सैप्रोफाइट है और वो अपना भोजन स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकता है। Next question is which one of the following gases is emitted properly in the paddy fields। मतलब कि जो अगर पैडी फील्ड्स की बात करें, धान की जो खेती होती है, तो उसमें जो है तो कौन सी गैस जो है वो प्रचुर मात्रा में निकलती है या पैदा होती है। तो ये क्या होता है, मीथेन, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH4। ठीक है, CH4 है मीथेन। ये एक गैस है जो कि वो बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड N2 भी होता है, बट दोनों ये सब जो गैसेस है ये ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं, और ये एक ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाला गैस है। तो होता क्या है कि जब धान की खेती होती है तो जो पानी होता है वो बहुत अधिक मात्रा में उसे ज़रूरत होती है, क्योंकि ये खरीफ क्रॉप है, इसको पानी की बहुत अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है। तो वो खेतों में पानी जो है वो बिल्कुल एकदम
क्या कह सकते हैं, फ्लड की तरह, बाढ़ की तरह उसमें पानी छोड़ दिया जाता है, वो जमा रहता है पानी। तो पानी के जमा होने के कारण जो होता है उसके जो माइक्रोब्स होता है अंडर वाटर, वो है मीथेन जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो कि वो माइक्रोब्स मतलब उसको जो फ्लड होता है उसको डीके करने, मतलब उसको हटाने में, ताकि उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है वो उसको डीके करने में हेल्पफुल हो। ठीक है, तो इसीलिए मीथेन का प्रोडक्शन होता है। इसमें CO2 का भी प्रोडक्शन, बट अगर हम मैक्सिमम अमाउंट देखें तो डैट इज मीथेन। ओके, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स बियर्स नेकेड सीड्स, मतलब कौन सा पौधा जो है वो नग्न बीज को होता है उसमें। ठीक है, तो ये होता है जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें कि जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं। नेकेड मतलब कि उसमें वो कोई कवर्ड नहीं होता है, वो नॉन विदाउट कवर कह सकते हैं इसको। जैसे कि अगर हम पाइन्स देखें जिसमें मतलब कांटा नुमा जो पौधे होते हैं अधिकतर उसमें ये जिम्नोस्पर्म सीड्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है कवर्ड स्टिंग। ये नेकेड हो गया जिम्नोस्पर्म, ये कवर्ड सीड्स होता है। ठीक है, ये दो टाइप्स हो गए। अगर देखें ब्रायोफाइट, ये तो सीडलेस ही होता है, इसमें सीड्स होते ही नहीं है, बीज होता ही नहीं है। टेरिडोफाइट्स का देखें तो इसमें ना तो फ्लावर्स होता है और ना ही सीड्स, नो फ्लावर्स एंड नो सीड्स। ओके, नो फ्लावर्स एंड नो सीड्स, तो ये होता है टेरिडोफाइट्स। तो हमारा ये हो गया। तो जिम्नोस्पर्म्स होता है जो कि नेकेड सीड्स को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, मतलब इन इसमें से कौन सी प्रक्रिया में जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। ठीक है, मतलब कि ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, या प्रकाश संश्लेषण कह सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का ही के प्रक्रिया में जो होता है CO2 प्लस वाटर प्लस सनलाइट, ठीक है, ये सब के प्रेजेंस में जो प्लांट है वो अपने फूड को प्रोड्यूस करता है, अपना फूड को बनाता है। ठीक है, मतलब भोजन अपना बनाता है, और जो CO2 और वाटर है वो कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लूकोज में चेंज होकर के वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और O2 जो है वो रिलीज हो जाता है। तो इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलता है, मतलब पौधों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन हार्ट। तो अगर हम देखें कि जो मनुष्य का हृदय है उसमें कितना कक्ष होता है, कितना चैम्बर्स होता है, तो वो होता है 4 चैम्बर्स। जो ह्यूमन हार्ट है, ये देखिए, ये जो दिल वाला स्ट्रक्चर है ना, ये ह्यूमन का एग्जैक्ट ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं है, वो स्लाइटली थोड़ा कुछ ऐसा, वो एक मुट्ठी नुमा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मेरी तो और भी ड्राइंग बेकार है, मैं क्या बनाऊँ। ठीक है, तो ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये इसमें 4 चैम्बर होते हैं। इधर होता है राइट आर्टरीज, ये होता है इधर, फिर लेफ्ट आर्टरीज, और इधर होता है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 जो स्ट्रक्चर हैं ऐसे करके, ये इधर से ये सेपरेटेड होता है, इधर से बीच में ये इस वाल्वा पार होता है जिससे कि ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, तो 4 चैम्बर्स होते हैं जिसमें कि 2 पार्ट्स में, अपर और लोअर, जिसमें राइट साइड में मतलब ऊपर में आर्टरीज होता है या आर्ट्रियम होता है, जिसमें कि राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रिया, और लोअर पार्ट में राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। जो आर्ट्रियम होता है उसका काम क्या होता है, ब्लड को रिसीव करना। आर्ट्रियम जो होता है वो ब्लड को रिसीव करता है, और जो वेंट्रिकल होता है वो
बॉडी में पंप करता है, ठीक है, वो बॉडी को पंप करता है, ब्लड मतलब हार्ट से बाहर निकालता है। Next question is the communicable diseases that has been fully controlled by a national program is, मतलब कि एक अगर कोई नेशनल या राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत में कौन सा ऐसा रोग है जिसको पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिया गया है, वो कौन सा रोग है। तो इसका अगर हम समझें कि क्या होता है कि अगर हम देखें कि क्या होता है, एक अगर राष्ट्रीय योजना की बात करते हैं तो वो क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है किसी भी डिजीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, तो उसको हम नेशनल प्रोग्राम के अंडर ले सकते हैं। तो ये जो हमारा होता है स्मॉल पॉक्स, छोटी माता जिसको कहते हैं, वो एक डिजीज़ है जिसको कि पूरे वर्ल्ड में पूर्णतः जो है वो कंट्रोल कर लिया गया है। कैसे कंट्रोल किया गया है, जो एक प्रोग्राम था टारगेट ज़ीरो, ठीक है, टारगेट ज़ीरो, जिसमें कि वैक्सीन और मेडिसिन्स के द्वारा जो है वो कम्प्लीटली जो स्मॉल पॉक्स था उसको ये 1980 ईयर में वर्ल्ड से पूरी तरह से इसको ख़त्म कर दिया गया था। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये घोषित किया कि अब ये बीमारी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो जून 2021 में WHO ने चाइना को मलेरिया फ्री घोषित किया है। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि 1979-80 के आसपास में US जो है वो पोलियो फ्री हो गया था, ठीक है। तो ऐसे कोई होते हैं कुछ कंट्रीज़ में कुछ बीमारियां ख़त्म हो जाती है, लेकिन चिकन पॉक्स जो है वो, या सॉरी चिकन पॉक्स नहीं, इसको हम स्मॉल पॉक्स कहेंगे, दो बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। चिकन पॉक्स इज़ डिफरेंट और वो बहुत प्रोमिनेंट है अभी कंट्री में, वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन स्मॉल पॉक्स को नियंत्रित कर लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब जो मनुष्य का शरीर है उसमें सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ठीक है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा अंग अगर हम समझें तो वो क्या है, लीवर होता है, ठीक है। लीवर जो है वो एक इसको हम कह सकते हैं लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन, ठीक है, जिसका वजन लगभग 1.36 से 1.59 kg के आसपास होता है, और ये एक फुटबॉल साइज का होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम स्किन को कहें तो वो लार्जेस्ट ओवरऑल पार्ट है, क्योंकि स्किन हमारे पूरे बॉडी को कवर करता है। तो अगर हम लार्जेस्ट पार्ट को देखें तो दैट इज़ स्किन, बट अगर हम लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन की बात करेंगे तो वो लीवर हो जाएगा। और जो हार्ट है वो तो हमारी मुट्ठी के समान होता है, ठीक है। और अगर स्मॉलर की बात करें, सबसे स्मॉलेस्ट, तो वो एक पीनियल ग्लैंड है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। चलिए, समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ द डिजीज अमीबोबाइसिस, ठीक है। तो हम अगर देखें अमीबियोसिस बीमारी का जो कारण है वो क्या है, तो पहले तो ये समझते हैं कि होता क्या है ये अमीबियोसिस। तो ये क्या है, ये एक गैस्ट्रो डायरिया का एक तरह का बीमारी है जो कि पैरासाइट, किसका, पैरासाइट के कारण, पैरासाइट मतलब कि कह सकते हैं परजीवी जो है वो क्या है, ये एंटा अमीबा हिस्टोलिट, ये अमीबा का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये एंटा अमीबा हिस्टोलिट का ये जो है एक पैरासाइट है जो कि जिसके कारण जो है वो इन्फेक्ट करता है क्या, बॉवेल ऑर्गन को ह्यूमन के। और ये कैसे फैलता है, अगर मतलब कि जो सैनिटेशन है या स्वच्छता अगर हम अच्छे से नहीं ले रहे हैं, पानी, गंदे पानी को कोई अगर पी रहा है तो उस इंसान को ये पूरी चांसेस है कि ये बीमारी हो सकती है, क्योंकि उसमें ये जो पैरासाइट है वो गंदे पानी में ऐसे फैलता है, या फिर अगर ऐसा कोई भोजन है, कच्चा भोजन है जो कि अच्छे से नहीं पका है, वो सारी चीज़ें जो है उसको पैरासाइट उसमें जन्म लेता है और धीरे धीरे वो फूड को कंटामिनेट करता है और उससे डिजीज़ अमीबियोसिस होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द डिजीज रिकेट्स। जो रिकेट बीमारी है वो किससे रिलेटेड है, कौन से अंग से। तो रिकेट जो है वो किससे होता है, वो एक बोन डिजीज है, ठीक है। रिकेट जो है वो बोन डिजीज़ है जो कि बोन डेवलपमेंट को ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर देता है, और बोन जो हड्डी अस्थि होती है उसको क्या होता है वो मतलब उसको पूरा वीक कर देता है विटामिन। और ये क्या इसका मुख्य कारण हो सकता है, ये विटामिन डी या फिर कैल्शियम कह सकते हैं की कमी से होता है, ठीक है। तो रिकेट में होता क्या है कि अगर हम ये आदमी लेते हैं, ठीक है, तो उसका जो ये पैर होगा वो एक बो लेग स्ट्रक्चर को बनाता है, मतलब वो ऐसा कुछ उसका लेग हो जाता है जिसके कारण कि ओहो जिसके कारण कि ये जो ऐसा स्ट्रक्चर बनने के कारण वो पूरा बोन का डेवलपमेंट बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा अस्थि या बोन से रिलेटेड डिजीज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द विटामिन कॉजेज ऑस्टियोमेलोसिस। ठीक है, ऑस्टियोमेलेसिया जो है वो क्या बीमारी है, ये जैसे कि रिकेट्स है वैसे ही ये ऑस्टियोमेलेसिया भी है, लेकिन ये थोड़ा और हाई लेवल है। और क्या होता है इसमें, ये सॉफ्ट बोन्स भी इसको कह सकते हैं कि हड्डी जो होती है वो बहुत ही हड्डी का कैरेक्टर क्या है कि वो कठोर रहे, मतलब कि वो उसको स्ट्रांग होना चाहिए, बट ये सॉफ्ट बोन हो जाता है, मतलब हड्डी में उसका जो सेल्स होता है वो डैमेज होने लगता है। तो ये भी एक हड्डी से रिलेटेड है, लेकिन ऑस्टियोमलेशिया जो है वो जनरली अडल्ट्स मतलब कि बड़े लोगों में पाया जाता है, और रिकेट्स जो है वो बच्चों में माल न्यूट्रिशन के कारण देखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो अगर हम कोई भी बोन से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो वो मेनली इसका कारण क्या होगा, वो विटामिन डी, जो कि अगर विटामिन डी के सोर्सेज देखें तो सबसे बड़ा तो सनलाइट है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो विटामिन डी के सोर्सेस में आती है। फिर और भी है जैसे एग्स है, सी फूड्स भी आते हैं कुछ कुछ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक मिल करके उसको बनाती हैं। तो ये सारी डिफिशियंसी डिजीज़ेस है जिसको कि टैकल करने के लिए हमारे न्यूट्रिशन, हमारा जो डाइट है वो कंप्लीट होना चाहिए कि उसमें सब कुछ हर न्यूट्रिशन वो सही मात्रा में प्रेजेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिजीज ऑफ फॉरगेटफुलनेस इज, मतलब जो विस्मरणशीलता है या फिर भूलने की बीमारी, हम इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं, वो क्या कहलाती है। तो वो क्या कहलाता है, ये होता है अमनेशिया, ठीक है। अमनेशिया को भूलने की बीमारी से कहा जाता है। ये कह सकते हैं कि ये एक ब्रेन ट्रॉमा का भी से रिलेटेड हो सकता है कि अगर गहरा सदमा हो या चोट हो कि ब्रेन में मस्तिष्क में चोट लगी हो, तो ये अमनेशिया का कारण बन सकता है, जिसके कारण लोग बातें भूलने लगते हैं। अगर हम ऑप्शन दूसरा को देखें इंसोम्निया, तो इंसोम्निया जो है वो ऐसी बीमारी है जिसमें कि लोगों को नींद नहीं आती है, डिप्रेशन सा फील होता है, स्लीप डिसऑर्डर जिसको कह सकते हैं कि रात भर जगे हुए हैं बट नींद नहीं आ रही है, सोना चाह रहे हैं, नींद नहीं आती, ठीक है। फिर अगर हम थैलेसेमिया की बात करें तो ये ब्लड डिसऑर्डर है, खून की बीमारी है जिसमें कि ऑक्सीजन लेवल, जो O2 का लेवल है ब्लड में, वो बहुत ही कम हो जाता है, लो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो सीजोफ्रेनिया है, सीजोफ्रेनिया क्या होता है, ये अगर हम इसको कहें कि ये पूरा क्या होता है, ये थिंकिंग कैपेबिलिटी जो होता है वो कम कर देता है, मतलब सोचने की क्षमता, किसी की सोचने की क्षमता जो है वो बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है सीजोफ्रेनिया। और भूलने की बीमारी क्या है, वो अमनेशिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सारे ऑप्शंस को ध्यान देना है क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर टिश्यूज़। जो अगर उत्तक की बात करें या कोशिकाओं की बात करें, क्योंकि सारी कोशिकाएं जब मिलती है तो एक उत्तक का फॉर्मेशन होता है, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो टिश्यू को एनर्जी किससे मिलता है, उसका मेजर सोर्स क्या है, तो उसका मेजर सोर्स क्या है हमारा, वो होता है ग्लूकोज, ठीक है।
ऐसे हम कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं कि वो एनर्जी गिविंग फूड होता है, वो बिल्कुल होता है, वो एनर्जी गिविंग फूड होता है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या होता है, वो ग्लूकोज में या फिर ब्लड शुगर में वो कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज ही जो है वो मेन एनर्जी सोर्स के तरह बॉडी सेल्स या टिश्यूज मतलब कोशिका या उत्तक या किसी ऑर्गन के लिए एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी के तरह काम करता है। और ये और भी क्या होता है कि बाद में ये एक फ्यूल या मतलब कह सकते हैं एक सोर्स की तरह काम करता है, एक स्रोत बन जाता है। और ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो है वो ग्लूकोज को जो है वो स्टोर करके रखता है बॉडी, और उसके बाद इसका यूज़ किया जाता है फ्यूचर में भी। तो आंसर जो है वो ग्लूकोज होगा। ठीक है, अगर ग्लूकोज नहीं होता तो कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, द लाइफ स्पैन ऑफ अ ह्यूमन आरबीसी, जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स होता है, उसका जो होता है उसकी आयु क्या है। जैसे हर ऑर्गेनिज्म या फिर जैसे हमारी आयु है एवरेज हम ले सकते हैं 60 70 80, या कुछ लोग 100 भी जी लेते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन एक रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स की जो एक लाइफ स्पैन होता है एवरेज, वो क्या होता है, तो वो होता है 120 डेज। ठीक है, ये है 120 डेज जो बुक्स में लिखी होती है। यहाँ हमारा ऑप्शन मंथ्स वीक डेज में, तो 120 मतलब 4 मंथ सिंपली है। 30 इंटू 4 करेंगे तो 120 होगा, तो 4 हमारा 4 मंथ्स हो गया। तो 4 महीने जो होता है वो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की आयु होती है। और वाइट ब्लड सेल्स की बात, डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, तो डब्ल्यूबीसी की आयु क्या होती है, वो ज़्यादा नहीं, उससे कम होती है, 13 से 20 डेज होती है बस। ठीक है, बस इतना ही। और उसके बाद उसका डिसइंटीग्रेशन होने लगता है, वो धीरे धीरे टूटने लगता है, और वो बिल्कुल ही मतलब उसकी आयु ख़त्म हो जाती है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन ऑकर्स इन, जो वसा का अधिकतम जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, तो वो कहाँ होता है, वो जो मतलब मेजरली जो फैट होता है वो डाइजेस्ट कहाँ होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो पैनक्रियाज के द्वारा एंजाइम जो है वो एक प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि फैट को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन्स को, सबको ये ब्रेक करके उसका जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है वो वहीं पे। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को सेंड करता है कहाँ, अनडाइजेस्टेड फूड को ये स्टमक के थ्रू डोड्रम में जाता है, ड्यूडेनम में जाके फिर वहाँ पे से उसके बाद फिर एक्सक्रीट होता है। ठीक है, तो ये इसका एक फूड डाइजेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन जो फैट का मोस्ट मतलब कि सबसे जो पूरी तरह से लगभग या अधिकतम हम कह सकते हैं वो डाइजेशन जो वो पाचन है वो कहाँ हो जाता है, वो छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आया है। थोड़ी बहुत टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स आती है बीच में उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से, तो उसके लिए मुझे खेद है। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके बस रिवीजन कीजिए, और ज़्यादा टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। सब कुछ बहुत अच्छा होगा, सबका एडमिशन होगा बीएचयू में, सब एकदम बीएचयू में आके घूमना है सभी लोगों को। चलिए फिर मिलते हैं, आई होप फिर से कभी हम अगर मैं सेशन लेती हूँ तो फिर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।